चलिए भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसने इस उपमहाद्वीप की तकदीर ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। एक ऐसा साम्राज्य जो 300 से भी ज्यादा सालों तक चला। आज हम इसी की पूरी कहानी समझेंगे, इसके बनने से लेकर इसके बिखरने तक। तो देखिए, हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम शुरुआत करेंगे सल्तनत से पहले के भारत से, फिर देखेंगे कि कैसे नई ताकतें आईं। इसके बाद गुलाम वंश की नींव कैसे पड़ी, सल्तनत अपने चरम पर कैसे पहुंची और आखिरकार इसका पतन कैसे हुआ और एक नए साम्राज्य का रास्ता कैसे बना। तो चलिए सबसे पहले उस समय के भारत को समझते हैं जब दिल्ली सल्तनत का कोई नामो निशान तक नहीं था। तो देखिए, सल्तनत के आने से पहले भारत का नज़ारा कैसा था। ये एक तरह से आपस में लड़ते हुए ताकतवर राज्यों का मैदान था। हर कोई उत्तर भारत के दिल यानी कन्नौज पर कब्जा करना चाहता था। सोचिए, एक त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीन बड़ी शक्तियां आपस में ही भिड़ रही थीं। और जब घर में ही लड़ाई चल रही हो तो बाहर वालों को तो मौका मिल ही जाता है ना। बस यही हुआ। इस आपसी लड़ाई ने उत्तर पश्चिम से आने वाली नई ताकतों के लिए दरवाजे खोल दिए। और इस कहानी में पहला बड़ा नाम आता है महमूद गजनवी का, अफगानिस्तान का एक तुर्क शासक जिसकी नजरें थी भारत की बेपनाह दौलत पर। महमूद का मकसद बड़ा साफ था, साम्राज्य बनाना नहीं बल्कि यहाँ के मंदिरों और शहरों की दौलत लूटना। उसने एक या दो नहीं, पूरे 17 बार हमले किए। सोमनाथ मंदिर पर उसका हमला तो सबसे ज्यादा कुख्यात है। और देखिए, भले ही उसका इरादा राज करना नहीं था, लेकिन उसके इन हमलों ने यहाँ के राज्यों को इतना कमजोर कर दिया कि किसी और के लिए आकर राज करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। लूटपाट से आगे की सोच लेकर आया अगला किरदार, मोहम्मद गोरी। उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ दौलत नहीं बल्कि फतह थी। वो यहाँ एक साम्राज्य बनाना चाहता था। और यहीं पर इतिहास एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। तराइन के मैदान में दो लड़ाइयां होती हैं। पहली लड़ाई 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, लेकिन गोरी हार नहीं मानता। वो एक साल बाद 1192 में पूरी तैयारी के साथ वापस आता है, और इस बार नतीजा बिल्कुल उल्टा था। इस एक जीत ने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। गौरी ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इस जीत को एक मजबूत साम्राज्य में बदलने का काम किसी और को करना था। गौरी की मौत के बाद जो हुआ वो कमाल का है। देखिए, सल्तनत की गद्दी पर कोई राजकुमार नहीं बैठा, बल्कि गौरी का ही एक गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बना। सोचिए, एक गुलाम से सुल्तान तक का सफर। और यहीं से 1206 में दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू होती है। और अगले 300 सालों में दिल्ली ने बहुत कुछ देखा। एक के बाद एक 5 अलग अलग वंशों ने यहाँ से हुकूमत की। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी। अब सल्तनत को मजबूत करने का काम किया इल्तुतमिश ने, जिसे असली संस्थापक भी कहा जाता है। लेकिन जरा रुकिए, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। उसकी बेटी रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक। उस जमाने में एक महिला का सुल्तान बनना कितनी बड़ी बात रही होगी, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये साम्राज्य अपनी ताकत और शोहरत की बुलंदियों पर कैसे पहुंचा। ये दौर था अलाउद्दीन खिलजी का, एक ऐसा सुल्तान जो बेहद महत्वाकांक्षी और ताकतवर था। उसी के राज में सल्तनत की सीमाएं दक्षिण भारत तक जा पहुंची, जो पहले कभी नहीं हुआ था। खिलजी ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भेजा, और काफूर ने वहां जाकर कमाल ही कर दिया। उसने कई राज्यों को जीता और वहां से इतना खजाना लूट कर लाया, जिसमें मशहूर कोहिनूर हीरा भी शामिल था, कि सल्तनत माला माल हो गई। खिलजी के बाद आया तुगलक वंश, और उसका सबसे मशहूर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा शासक जिसके बारे में आज तक बहस होती है कि वो बहुत आगे की सोचने वाला था या फिर बस एक पागल था। तुगलक के आइडियाज बड़े अनोखे थे, पर उतने ही विनाशकारी भी साबित हुए। उसने सोचा, चलो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले चलते हैं। नतीजा पूरी तरह से फ्लॉप। फिर उसने सोचा, चांदी के सिक्कों की जगह कांसे के टोकन सिक्के चलाते हैं। नतीजा, लोगों ने घर घर में नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। उसके ये प्रयोग सल्तनत के लिए बहुत महंगे साबित हुए। सल्तनत अंदर से तो कमजोर हो ही रही थी, लेकिन फिर एक बाहरी हमले ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। सल्तनत की कमजोरियों का फायदा उठाने एक और तूफान आया, तैमूर का हमला।
1398 में उसने दिल्ली पर ऐसा कहर बरपाया कि शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। इस एक हमले ने तुगलक वंश की कमर तोड़ दी और सल्तनत की इज्जत मानो मिट्टी में मिल गई। तो सवाल ये उठता है कि 300 साल तक चलने वाला इतना बड़ा साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हुआ? वो आखिरी चोट कौन सी थी? और इस कहानी के आखिरी हिस्से में दो किरदार आमने सामने थे। एक तरफ दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ मध्य एशिया से आया एक नया हमलावर बाबर। और वो साल था 1526, जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये जगह थी पानीपत का मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोधी की लाखों की फौज, दूसरी तरफ बाबर की छोटी सी सेना। तो बाबर जीता कैसे? तकनीक। पहली बार हिंदुस्तान की किसी बड़ी लड़ाई में तोपों और बारूद का इस्तेमाल हुआ। लोधी की सेना इसका सामना नहीं कर पाई और बस उसी मैदान पर दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और मुगल साम्राज्य का सूरज उगाया। तो क्या दिल्ली सल्तनत सिर्फ लड़ाइयों और सुल्तानों की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन 300 सालों ने हिंदुस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ की वास्तुकला, यहाँ की भाषा, यहाँ का कल्चर, हर चीज पर सल्तनत ने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। ये एक ऐसे युग का अंत था जिसने एक नए युग की नींव रखी और इसकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है।